हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखा। हमने एनटाइटी बनाई, रिपोजिटरी बनाई, सर्विस क्लियर इंप्लीमेंट की, कंट्रोलर बनाया, फ्लड ऑपरेशन परफॉर्म किए, डीटीओ पैटर्न सीखा और लास्ट वीडियो में हमने रिस्पॉन्स एनटाइटी और एचटीटीपी स्टेटस कोड्स को डिटेल में समझा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर यूजर गलत डेटा भेज दे तो क्या होगा। सपोज यूजर ने यूजर नेम ही नहीं लिखा और ईमेल भी इनवैलिड भेज दिया और एज जो है वो माइनस में दे दी, तो क्या हमारी एप्लीकेशन उस डेटा को डेटाबेस में सेव करेगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारा डेटाबेस करप्ट हो सकता है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वैलिडेशन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वैलिडेशन क्या होता है, बीन वैलिडेशन क्या है, स्प्रिंग बूट में वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, @valid क्या करता है, @not blank, @email, @size और बाकी इंपॉर्टेंट एनोटेशंस को पढ़ेंगे। फिर हम पोस्टमैन में टेस्टिंग करेंगे और फाइनली इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वैलिडेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वैलिडेशन? Validation is the process of checking whether the input data is correct, complete and follows the defined rules before it is processed or stored in the database. Validation का सिंपल मीनिंग है डेटा को वेरीफाई करना कि वो करेक्ट है या नहीं। मतलब डेटाबेस में डेटा सेव करने से पहले चेक करना कि यूजर ने सही इंफॉर्मेशन दी है या नहीं। सपोज हमारे एप्लीकेशन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यूजर डिटेल फिल करता है, यूजर नेम एंटर करता है, ईमेल एंटर करता है और एज एंटर करता है। अब सोचिए अगर यूजर ये डेटा भेज दे, फर्स्ट नेम एम्प्टी है, लास्ट नेम भी एम्प्टी है, ईमेल ABC जो कि इनवैलिड है, एज दे दी इसने -10, तो क्या ये वैलिड डेटा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम एम्प्टी है, लास्ट नेम भी एम्प्टी है, ईमेल का फॉर्मेट ही गलत है और एज नेगेटिव है। अगर हम वैलिडेशन नहीं लगाएं तो ये सब डेटाबेस में सेव हो जाएगा और ये बिल्कुल प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं होगी। इसीलिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अगर बैंक वैलिडेशन ना लगाए तो कोई भी एम्प्टी नेम, रॉन्ग ईमेल, नेगेटिव सैलरी, रॉन्ग फोन नंबर सब कुछ सबमिट कर सकता है। इसीलिए हर प्रोफेशनल एप्लीकेशन में वैलिडेशन यूज करते हैं। वैलिडेशन दो जगह हो सकती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। Client side validation is performed in the browser or front end before the data is sent to the server. It provides instant feedback to the user and improves the user experience. However, it can be bypassed, so it is not fully secure. Client side validation का मतलब होता है डेटा को ब्राउजर या फ्रंट एंड पर वैलिडेट करना सर्वर पर भेजने से पहले। जब यूजर फॉर्म फिल करता है जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ब्राउजर या फ्रंट एंड चेक करता है कि क्या रिक्वायर्ड फील्ड भरी गई है, क्या ईमेल का फॉर्मेट सही है, क्या पासवर्ड मिनिमम लेंथ का है, क्या मोबाइल नंबर वैलिड है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाए तो रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं जाती है और यूजर को तुरंत एरर मैसेज दिख जाता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है, लेकिन क्लाइंट साइड वैलिडेशन को बाईपास भी किया जा सकता है, इसीलिए इस पर कभी डिपेंड नहीं करते। स्प्रिंग बूट में अगर फ्रंट एंड HTML, रिएक्ट, एंगुलर एक्सेट्रा वैलिडेशन करता है तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। और जब स्प्रिंग बूट में @valid, @not null, @email या @size जैसे एनोटेशन यूज करके वैलिडेशन कराते हैं तो वो सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। अभी समझते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन को। सर्वर साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द बैकएंड सर्वर आफ्टर द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड. It ensures that the data is valid before processing or storing it in the database. It cannot be bypassed, making it more secure and reliable. जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है, रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है। सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले चेक करता है क्या रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, क्या ईमेल वैलिड फॉर्मेट में है,
क्या पासवर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ का है, क्या एज वैलिड रेंज में है, क्या डेटा बिजनेस रूल फॉलो कर रहा है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाए तो सर्वर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है और क्लाइंट को एरर रिस्पॉन्स भेजता है। चाहे रिक्वेस्ट ब्राउजर से आए, रिएक्ट से आए, एंगुलर से आए, मोबाइल ऐप से आए या पोस्टमैन से आए, सर्वर हर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा। इसीलिए स्प्रिंग बूट में बीन वैलिडेशन यूज की जाती है। अब समझते हैं कि बीन वैलिडेशन क्या होता है। Bean validation is a Java standard that validates object data using annotation before it is processed or stored in the database. Bean validation में हम अपनी Java class एंटाइटी या DTO के फील्ड पर वैलिडेशन एनोटेशन लगाते हैं, जैसे कि @not null, @not blank, @email एक्सेट्रा। जब रिक्वेस्ट स्प्रिंग बूट में आती है और हम @valid यूज करते हैं तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इन एनोटेशन को चेक करता है। अगर कोई वैलिडेशन फेल हो जाती है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और वैलिडेशन एरर रिटर्न होती है। बीन वैलिडेशन जावा का एक स्टैंडर्ड API है। स्प्रिंग बूट इसको सपोर्ट करता है। इसकी हेल्प से हम एनोटेशन लगाकर रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ईमेल वैलिड होना चाहिए, एज मिनिमम 18 होना चाहिए। बस एनोटेशन लगा और स्प्रिंग ऑटोमेटिकली वैलिडेशन परफॉर्म कर देगा। अगर आपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट बनाया है और वैलिडेशन डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है तो सबसे पहले हम ये डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें सर्च करना है मेवन डिपेंडेंसी। यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी सर्च करना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन और फिर आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अभी हम ओपन करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हम जाएंगे pom.xml में और यहाँ पर हम इस डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। फिर आपको रीलोड करना है मेवन प्रोजेक्ट को। बहुत लोग वैलिडेशन एंटाइटी में लगाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में वैलिडेशन रिक्वेस्ट DTO में लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट एंटाइटी नहीं भेज रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट DTO भेज रहा है। इसीलिए वैलिडेशन भी रिक्वेस्ट DTO में होनी चाहिए। अभी मैंने इसमें से स्कोप और वर्जन्स को हटा दिया है, आप भी उसको हटा देना। तो यहाँ पे हमने ऐड कर ली है डिपेंडेंसी को स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन की। अभी हम ओपन करेंगे DTO को। आपको ओपन करना है स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO को। अभी ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसमें हम एक एक फील्ड को वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम दे देंगे @not blank और फिर ब्रैकेट में मैसेज देंगे हम फर्स्ट नेम is required। इसका साइज भी दे देते हैं हम @size साइज होना चाहिए मिनिमम 2 लेटर्स का और मैक्सिमम दे देते हैं हम 30 कैरेक्टर्स का। इसमें मैसेज दे देते हैं और फर्स्ट नेम मस्ट बी बिटवीन 2 and 30 कैरेक्टर्स। @not blank इंश्योर करता है कि फील्ड नल, एम्प्टी या सिर्फ स्पेसेस ना हो। अगर यूजर फर्स्ट नेम या एंटर नहीं करेगा तो डेटाबेस में इनकम्प्लीट डेटा सेव हो जाएगा। इसीलिए @not blank फर्स्ट नेम को मैंडेटरी बना देता है। फिर हमने यूज किया है @size। ये एनोटेशन फील्ड की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ चेक करता है। इस केस में मिनिमम 2 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 1 कैरेक्टर लिखते हैं तो ये इनवैलिड आ जाएगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में नेम बहुत छोटे या अननेसेसरी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम रीजनेबल लेंथ डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है लास्ट नेम। इसके लिए भी हम यूज करेंगे
नॉट ब्लैंक, इसमें मैसेज देना है हमें। मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। इसकी जगह मैं दे दूंगी लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। इसमें भी हम लेंथ दे देते हैं, साइज यहाँ दे दूंगी मैं लास्ट नेम मस्ट बी बिटवीन 2 and 30 कैरेक्टर्स, या इसको आप 50 भी कर सकते हैं चाहे तो। लास्ट नेम अगर बड़ा हो तो 50 दे देते हैं इसके लिए। अब हमने यहाँ पर लास्ट नेम के लिए भी वही वैलिडेशन अप्लाई किया है, @नॉट ब्लैंक और @साइज। @नॉट ब्लैंक लास्ट नेम मैंडेटरी है, @साइज लेंथ 2 से 50 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर है ईमेल, इसके लिए भी हम सेम लगाएंगे वही, नॉट ब्लैंक ईमेल रिक्वायर्ड है, ईमेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको चेंज करके कर दूंगी ईमेल इज रिक्वायर्ड। और फिर इसमें हम एक और अनोटेशन लगाएंगे ईमेल का, @email। इसमें मैसेज प्रिंट कराएगा, प्लीज एंटर आ वैलिड ईमेल। @email चेक करता है कि यूजर ने वैलिड ईमेल फॉर्मेट एंटर किया है कि नहीं। ये इंश्योर करता है कि ईमेल स्टैंडर्ड ईमेल पैटर्न फॉलो करे। अगर सिर्फ आप रुचि लिख देते हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा, और अगर आप लिख देते हैं रुचि @gmail तो वो भी इनवैलिड होगा, और अगर आप लिखते हैं सिर्फ @gmail.com तो वो भी इनवैलिड होगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा रुचि @gmail.com, तभी ये सही होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। अगर ईमेल का फॉर्मेट ही गलत होगा तो यूजर नोटिफिकेशन रिसीव नहीं कर पाएगा, लॉगिन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, पासवर्ड रीसेट ईमेल फेल हो जाएंगी। इसीलिए वैलिड ईमेल फॉर्मेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में यहाँ पे है कोर्स, इसके लिए भी हम लेंगे नॉट ब्लैंक। कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कोर्स नेम इज रिक्वायर्ड या कोर्स इज रिक्वायर्ड। कोर्स फील्ड भी मैंडेटरी है क्योंकि यूजर कोर्स ब्लैंक या एम्प्टी छोड़ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है @नॉट ब्लैंक, जिससे कि अगर उसने कुछ लिखा नहीं हो, सिर्फ स्पेस दिए हो, तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे मिलेगा कोर्स इज रिक्वायर्ड। फिर पासवर्ड में हम लगाएंगे @नॉट ब्लैंक, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इसमें भी हम साइज देंगे @साइज। पासवर्ड होना चाहिए मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, मैक्सिमम इसमें हमने सेट नहीं किया है, बट मिनिमम तो इतना होना चाहिए। फिर यहाँ हम मैसेज देंगे पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। क्योंकि पासवर्ड जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लगाया है @नॉट ब्लैंक। और फिर हमने लगाया है @साइज। ये इंश्योर करता है कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर्स की तो होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ 5 कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे कि आप पासवर्ड सेट करते हैं ABC12, तो ये गलत होगा, इनवैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स है। आपको एंटर करना है 8 कैरेक्टर का पासवर्ड। Why should a password have a minimum length? Because छोटे पासवर्ड आसानी से गैस या क्रैक किए जा सकते हैं। लॉन्ग पासवर्ड सिक्योर होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक से बेटर प्रोटेक्शन देते हैं, यूजर अकाउंट की सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। इंडस्ट्री में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एक कॉमन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड माना जाता है। सिर्फ लेंथ इनफ नहीं होती है, रियल एप्लीकेशन में पासवर्ड में अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी रिकमेंड किए जाते हैं। इसीलिए हम पैटर्न एनोटेशन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ पैटर्न, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रेग एक्सपी इज इक्वल टू, हमें देना सबसे पहले, फिर हम देंगे ये वाला सिंबल, ये पासवर्ड की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार एंड देन A to Z। ये चेक करता है कि पासवर्ड में कम से कम
एक अपर केस लेटर होना चाहिए। फिर हम देंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार स्मॉल a टू z। ये इंश्योर करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस लेटर तो होना ही चाहिए। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार \d। ये इंश्योर करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। जावा स्ट्रिंग में \d लिखा जाता है, regex में ये \d होता है जो किसी भी डिजिट 0 से लेकर 9 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू डॉट स्टार, आपको लेना है @#, फिर डॉलर, परसेंटेज, फिर एंड प्लस इज इक्वल टू एंड। ये इंश्योर करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर हैं बस सिर्फ यही अलाउड होते हैं। इसके बाद में हम लगाएंगे डॉट 8 कॉमा, फिर देना है आपको डॉलर। डॉट 8 कॉमा, इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर। फिर 8 कॉमा का मतलब है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर हमने लगाया है डॉलर, ये पासवर्ड की एंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरा पासवर्ड स्टार्ट से एंड तक इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। फिर यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे, कॉमा देना है, फिर यहाँ पर देना है आपको मैसेज, पासवर्ड मस्ट कंटेन at least 8 characters, 1 uppercase letter, comma 1 lowercase letter, comma 1 number, और क्या चाहिए इसके बाद में, इसके बाद में हमें चाहिए एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। @पैटर्न regexp मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन regex की हेल्प से पासवर्ड के फॉर्मेट को वैलिडेट करता है। इसका मतलब है कि पासवर्ड सिर्फ लेंथ ही नहीं बल्कि एक स्पेशल पैटर्न भी फॉलो करे। ये वाला जो होता है वो क्या है, पासवर्ड की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड डॉलर जो है वो पासवर्ड की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये चेक करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए। फिर ये चेक करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। उसके बाद में फिर ये चेक करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए 0 से 9 तक। फिर उसके बाद में ये इंश्योर करता है कि पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। देन फिर हमने जब लगाया है डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर, एंड फिर 8 कॉमा का मतलब है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अभी सिर्फ एनोटेशन लगाने से वैलिडेशन काम नहीं करेगा, कंट्रोलर को ही बताना पड़ेगा कि इनकमिंग रिक्वेस्ट वैलिडेट करनी है। मैं ओपन करूंगी कंट्रोलर को। अभी हमारा ये कोड कुछ इस तरह है, यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी डायरेक्टली DTO में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होगी। अगर यूजर एम्प्टी वैल्यू या इनवैलिड ईमेल भेज दे तो रिक्वेस्ट सर्विस लेयर तक चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे @valid। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी के आगे लगाना है @valid। हमने यहाँ पर बस एक एनोटेशन ऐड किया है @valid। @valid स्प्रिंग बूट को बोलता है रिक्वेस्ट DTO पर लगे सारे बीन्स वैलिडेशन रूल चेक करो। मतलब स्प्रिंग बूट रिक्वेस्ट रिसीव करते ही चेक करेगा @notblank, @email, @size और @pattern को, और जितने भी वैलिडेशन एनोटेशन DTO में लगे हैं उन सभी को।
अगर सारी वैलिडेशन पास हो जाती हैं तभी रिक्वेस्ट सर्विस लेयर तक जाएगी। अगर एक भी वैलिडेशन फेल होती है तो स्प्रिंग बूट रिक्वेस्ट को वहीं रिजेक्ट कर देगा और एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं कोर्स नेम को एम्प्टी छोड़ देती हूँ, फर्स्ट नेम को भी एम्प्टी छोड़ देती हूँ, तो स्प्रिंग बूट इस रिक्वेस्ट को सर्विस लेयर तक भेजने से पहले वैलिडेट करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें फर्स्ट नेम भी नहीं लिया है और कोर्स भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर वैलिडेशन फेल होगी और रिस्पॉन्स में वैलिडेशन एरर रिटर्न होगा। इसके बाद में है पुट मैपिंग। इसमें आपको सेम चेंजेस करने हैं। यहाँ पर भी हम लगाएंगे @valid। यहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट बॉडी के पहले लगाऊंगी @valid। पुट रिक्वेस्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपडेट करती है, मतलब क्लाइंट को सारी फील्ड भेजनी होती है, नेम भी, लास्ट नेम भी, ईमेल भी, कोर्स भी और पासवर्ड भी। अगर यूजर किसी रिक्वायर्ड फील्ड को ब्लैंक भेज दे या फिर इनवैलिड ईमेल भेज दे तो डेटाबेस में इनकरेक्ट डेटा सेव हो सकता है। इसीलिए पुट रिक्वेस्ट में भी वैलिडेशन लगाना जरूरी होता है। @valid इंश्योर करता है कि अपडेट होने से पहले पूरा ऑब्जेक्ट वैलिडेट हो। उसके बाद में पैच रिक्वेस्ट। पैच रिक्वेस्ट में हम इस वीडियो में @valid नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैच का पर्पस होता है पार्शियल अपडेट करना, मतलब यूजर सिर्फ वही फील्ड भेजता है जो अपडेट करनी होती है। यूजर सिर्फ कोर्स अपडेट करना चाहता है और बाकी फील्ड रिक्वेस्ट में है ही नहीं। और अगर हम यहाँ पर @valid लगा देंगे तो @not blank वाली फील्ड जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड रिक्वेस्ट में मिसिंग होगी और यहाँ पर हमारा वैलिडेशन फेल हो जाएगा और पैच रिक्वेस्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी वजह से बिगनर लेवल पर पैच में @valid यूज नहीं करते हैं। एडवांस स्प्रिंग बूट में हम वैलिडेशन ग्रुप, कस्टम वैलिडेटर्स या अलग पैच DTO का यूज करके पार्शियल अपडेट वैलिडेशन इंप्लीमेंट करते हैं। उस टॉपिक को हम सीरीज के एडवांस वीडियोस में कवर करेंगे। पोस्ट प्लस @valid नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले पूरा DTO वैलिडेट होता है। पुट प्लस वैलिड कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपडेट से पहले सारी फील्ड वैलिडेट होती है, क्योंकि पैच सिर्फ सेलेक्टेड फील्ड अपडेट करता है। अगर @valid लगाया तो मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड की वजह से वैलिडेशन फेल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम पैच में @valid नहीं लगा रहे हैं। हम एडवांस टेक्निक से इस प्रॉब्लम को फ्यूचर वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अब एक और इम्प्रूवमेंट करते हैं। सपोज यूजर ID 100 सर्च करता है, स्टूडेंट डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी हमारी API क्या रिटर्न करती है, 200 ओके और बॉडी में नल है। ये प्रोफेशनल API नहीं है, इसीलिए इसको हम इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमारे करंट कंट्रोलर में गेट स्टूडेंट बाय ID में यहाँ पर हम देंगे इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नल। तो आपको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल। और फिर आपको इसको रिटर्न करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेंगे, इसको हटा देती हूँ ब्रैकेट्स को यहाँ से, स्टूडेंट रिस्पॉन्स DTO स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय I। 2 बार रिटर्न आ गया, एक बार हटा देती हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले सर्विस लेयर से स्टूडेंट को फेच कर रहे हैं यहाँ पर हम, फिर हम चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट मिला है या नहीं। इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन चेक करता है कि डेटाबेस में ID का स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर स्टूडेंट मिल गया तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, अगर स्टूडेंट नहीं मिला तो नल रिटर्न होगा। इसके बाद में फिर हम रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल। अगर स्टूडेंट नल नहीं है तो हम ये रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट नॉट फाउंड ऑटोमेटिकली HTTP स्टेटस कोड 404 मतलब नॉट फाउंड रिटर्न करता है एंड डॉट बिल रिस्पॉन्स को कंप्लीट करता है। फिर हम रिटर्न करा रहे हैं रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट ओके। अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो हम उसको रिस्पॉन्स बॉडी के साथ 200 ओके स्टेटस में रिटर्न कर देते हैं। अगर
रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम फिर भी 200 ओके रिटर्न करा दें तो क्लाइंट को लगेगा कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, लेकिन एक्चुअली डेटा मिला ही नहीं है। इसीलिए रेस्ट एपीआई में 200 ओके रिसोर्स सक्सेसफुल मिल गया, 404 नॉट फाउंड रिक्वेस्ट रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लियर कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में मेंटेन करता है। अब अगर रिक्वेस्टेड स्टूडेंट आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एपीआई 404 नॉट फाउंड रिटर्न करेगी, और अगर स्टूडेंट मिल जाएगा तो 200 ओके के साथ स्टूडेंट रिटर्न करेगी। सेम करना है हमें पुट और पैच के लिए भी। इस कोड में सर्विस लेयर जो भी रिटर्न करेगी कंट्रोल डायरेक्टली 200 ओके रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को अपडेट करना है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो 200 ओके रिटर्न करना सही नहीं होगा। यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे कट कर देती हूँ, यहाँ पे दे दूंगी मैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दूंगी स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट। फिर हम देंगे इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नल। तो क्या करना है आपको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल्ड। सेम जैसे पहले किया है वैसे ही करना है। यहाँ पर भी सबसे पहले सर्विस लेयर से अपडेटेड स्टूडेंट को रिसीव करता है, फिर चेक करता है। अगर सर्विस नल रिटर्न करती है इसका मतलब है कि उस आईडी का स्टूडेंट डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इस केस में ये 404 नॉट फाउंड रिटर्न करेगा। और अगर स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स एंटाइटी डॉट ओके स्टूडेंट। तो 200 ओके के साथ अपडेटेड स्टूडेंट रिटर्न होगा। उसके बाद पैच एपीआई में भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक यूज करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको यहाँ से कट कर लूंगी। इसको यहाँ से कट करना है और इसको यहाँ पे रिटर्न कराना है स्टूडेंट को। फिर सेम ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी, इफ स्टूडेंट इज नल पैच रिक्वेस्ट में भी सबसे पहले सर्विस लेयर से अपडेटेड स्टूडेंट को रिसीव करते हैं। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नल है तो इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट को पार्शियली अपडेट करना था वो डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है। इस सिचुएशन में 404 नॉट फाउंड रिटर्न करेगा ये। अगर स्टूडेंट मिल जाता है और सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो हमें 200 ओके के साथ अपडेटेड स्टूडेंट रिटर्न मिलेगा। नोटिस करिए सर्विस लेयर में हमने कोई वैलिडेशन कोड नहीं लिखा है। क्योंकि वैलिडेशन कंट्रोलर लेवल पर ही कंप्लीट हो गई। अगर डेटा इनवैलिड होगा तो सर्विस मेथड कॉल ही नहीं होगी, इसी वजह से सर्विस क्लीन रहती है। गाइस यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही है हमसे। मैं ओपन करूंगी स्टूडेंट रिक्वेस्ट टीटीओ को। यहाँ पर मैंने ये वाला ब्रैकेट जो है वो यहाँ से हटते लगेगा, यहाँ पर। अब इसको मैं रन कराती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम को हटा देती हूँ। अब इसको मैं सेंड करती हूँ तो यहाँ पर आ रहा है बैड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड में भी अपर केस, लोअर केस, @ मतलब स्पेशल कैरेक्टर और कोई भी नंबर यूज किया तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 201 क्रिएटेड। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब तक हमने बीन वैलिडेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली है, और जब वैलिडेशन फेल होती है तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली 400 बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है।
स्प्रिंग बूट का डिफॉल्ट एरर रिस्पॉन्स इतना क्लीन और यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसमें हटा देती हूँ स्पेशल कैरेक्टर को, तो सेंड करती हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर, पाथ, ट्रेस अगर इनेबल हो। इस रिस्पॉन्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होती है। फ्रंट एंड डेवलपर को सिर्फ ये जानना होता है कि इस फील्ड में एरर है, एरर का मैसेज क्या है, लेकिन डिफॉल्ट रिस्पॉन्स ये इंफॉर्मेशन क्लियर तरीके से नहीं देता है। इसीलिए इंडस्ट्री में हम डिफॉल्ट एरर रिस्पॉन्स डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं भेजते हैं, उसकी जगह हम अपना कस्टम एरर रिस्पॉन्स भेजते हैं, जिसमें हम देंगे स्टेटस 400 मैसेज, वैलिडेशन फील्ड, एरर्स में देंगे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल में प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। ये छोटा है, रीडेबल होता है, फ्रंट एंड के लिए इजी होता है और प्रोफेशनल एपीआईज में कॉमनली यूज होता है। अभी आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बीन वैलिडेशन? Bean validation is a Java standard that uses annotation to validate incoming data before it is processed or stored in the database. Bean validation Java का standard validation framework है जो annotation की help से incoming request को validate करता है। Second question है, where should validation be applied? Entity or DTO? तो प्रोफेशनल एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट DTO में ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ @valid? The @valid annotation triggers the validation rules defined in the DTO. DTO पर लगे validation annotation को ट्रिगर करता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन @not null, @not empty and @not blank. These annotations are used to validate null, empty and blank values. Understanding their differences is a common Spring Boot interview question. इसका आंसर इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एनोटेशन देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनका बिहेवियर अलग होता है। @not null सिर्फ ये चेक करता है कि वैल्यू नल है या नहीं। अगर वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है या सिर्फ स्पेसेस है तो वैलिडेशन पास हो जाएगी। जब आपको नल वैल्यू को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप @not null का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में @not empty। @not empty चेक करता है कि वैल्यू नल ना हो, एम्प्टी ना हो, लेकिन सिर्फ स्पेसेस अलाउ होती है। जब एम्प्टी वैल्यू अलाउ नहीं करनी है तब इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में @not blank। @not blank सबसे स्ट्रिक्ट एनोटेशन है। ये चेक करता है कि वैल्यू नल ना हो, एम्प्टी ना हो, स्पेसेस भी ना हो। ये तीनों चीजें चेक करता है। स्ट्रिंग फील्ड जैसे कि नेम, ईमेल, कोर्स, सिटी एक्सेट्रा के लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। @null only check that the value is not null. @not empty check that the value is neither null or nor empty. @not blank check that the value is not null, not empty and not just white space. It is mainly used for string fields. So guys, आज हमने सीखा वैलिडेशन क्या होती है, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड वैलिडेशन, बीन वैलिडेशन, वैलिडेशन डिपेंडेंसी, और हमने देखे कुछ एनोटेशंस को जैसे कि @valid, @not blank, email, @size, @min, @max, @pattern, और हमने पोस्टमैन में टेस्टिंग की। तो गाइस, आज हमने स्प्रिंग बूट में बीन वैलिडेशन को डिटेल में समझा और देखा कि कैसे हम अपनी एपीआई को इनवैलिड डेटा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है। जब वैलिडेशन फेल होती है तो स्प्रिंग बूट का डिफॉल्ट एरर रिस्पॉन्स काफी बड़ा और प्रोडक्शन रेडी नहीं लगता है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे, जहां हम @controller एडवाइस और @exception हैंडलर का यूज करके क्लीन और प्रोफेशनल एरर रिस्पॉन्स बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।